नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी में आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं, सिंथेटिक सीड अर्थात संश्लिष्ट बीज। संश्लिष्ट बीज किसे कहते हैं, संश्लिष्ट बीज का निर्माण कैसे किया जाता है, संश्लिष्ट बीज की क्या उपयोगिता है, संश्लिष्ट बीज की क्या हानियां हैं, इन सब के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उससे पहले हमने बायोटेक्नोलॉजी में कई प्रकार के चैप्टर पढ़े हैं, जैसे प्लांट टिश्यू कल्चर है, इसके अलावा जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, प्लांट टिश्यू कल्चर एमएस मीडिया है, कैसे तैयार करते हैं, उन सब के बारे में अध्ययन कर लिया। तो अगला जो अपना आज जो नया चैप्टर है वो है सिंथेटिक सीड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिंथेटिक सीड कहते किसे हैं, सिंथेटिक सीड किसे कहते हैं। डेफिनेशन परिभाषा की बात करें तो संश्लिष्ट बीज, हिंदी में संश्लिष्ट बीज बोलते हैं। तो सिंथेटिक सीड जो होते हैं वो जेल के मनके होते हैं, अर्थात इनके ऊपर कहीं ना कहीं एक ऐसा आवरण पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जेल के ये मनके होते हैं। सोडियम एल्जिनेट और कैल्शियम क्लोराइड से ये मिलकर बने होते हैं और इसका जो इस पर कोट बनाया जाता है अर्थात आवरण बनाया जाता है, इसको अत्यधिक खाद बीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके अलावा इसमें अत्यधिक जो भी रासायनिक उर्वरक है, अन्य जो तत्व डाले जाते हैं, फूड्स जो सप्लीमेंट जो दिया जाता है, उन सब की इसमें आवश्यकता नहीं होती। प्राचीन काल समय की यदि हम बात करें, पुरातन समय में क्या होता था कि जो किसान है वो अत्यधिक कृषि के बारे में अत्यधिक जानकारी नहीं होने के कारण, विज्ञता के कारण ये लोग जो पादप है उनको डायरेक्ट देसी, जिनको हम किस्में बोलते हैं, उन सबको ये ऐसे ही बोया करते थे। परंतु आज वर्तमान समय में वैज्ञानिकों की अनुसंधानकारी गतिविधियों के कारण और अत्यधिक सुदृढ़ जो एजुकेशन का जो लेवल बढ़ा है, उसके साथ साथ ही कृषि के क्षेत्र में भी एक नया विस्तार पूर्वक अध्ययन हुआ है और डेवलपमेंट हुआ है। विकास के तौर पर यदि हम बात करें तो कई प्रकार की जो फसलें हैं उन सब का डेवलपमेंट किसके लिए हुआ है, तो कृषि क्षेत्र में ये जो प्रोसेस है सिंथेटिक सीड, ये बहुत ही एक स्वर्णिम जो अवसर है, मील का पत्थर साबित हुई है। तो डेफिनेशन हो गई कि जो संश्लिष्ट बीज होते हैं वो जेल के मनके होते हैं और इनके ऊपर एक जिलेटिन प्रकार का जो आवरण पाया जाता है, जिस वजह से ये जो बीज हैं ये कई समय अर्थात महीने, 6 महीने या साल भर तक किसी भी प्रकार के अन्य जो हानिकारक तत्व हैं उनसे ये बचे रहते हैं और ये अन्य जो बीज हैं उनकी तुलना में इनमें मुनाफा अधिक प्राप्त होता है, अर्थात कम लागत में इससे हम अत्यधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके बाद में हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स, अर्थात जो भी हम संश्लिष्ट बीज जो है, संश्लिष्ट बीज को बनाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं हमें कुछ आवश्यकताओं पड़ेगी, अर्थात कुछ हमें पदार्थों की आवश्यकता पड़ेगी। वो कौन कौन से पदार्थ हैं जिनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, पहली जो आवश्यकता होगी वो एक स्वस्थ कोई पादप है उसका हमारे को क्या लेना होगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण, या अपने को कलिका ले लो, भ्रूण ले लो, या कोई भी जो पादप है उसका एक अपने को क्या लेना पड़ेगा, कोई भी भाग ले लो। कलिका को हम बड़ भी बोलते हैं। तो इस प्रकार हमारे को कोई भी पहली जो आवश्यकता है वो एम्ब्रियो लेना पड़ेगा। उसके बाद में जो दूसरी आवश्यकता है वो वाटमैन फिल्टर पेपर है। वाटमैन फिल्टर पेपर, अब प्रश्न ये उठता है कि वाटमैन जो फिल्टर पेपर है वो किस काम में आता है। तो हम क्या करेंगे, जब एम्ब्रियो को जब हम बेसल मीडियम पर रखेंगे तो उसको सुखाने के लिए एक विशेष प्रकार के पेपर की आवश्यकता होती है। उस पेपर को हम किस नाम से जानते हैं, वाटमैन फिल्टर पेपर। तीसरी प्रोसेस की यदि हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो एक सोडियम एल्जिनेट, सोडियम एल्जिनेट एक तत्व होता है जिसमें हम इसको अभिरंजित करते हैं सोडियम एल्जिनेट। एल्जिनेट के घोल में हम इस बीज को कुछ समय के लिए रखते हैं, अर्थात कुछ घंटों के लिए इसको रखते हैं, सोडियम एल्जिनेट। उसके बाद में जो चौथी जो रिक्वायरमेंट है वो है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड,
कैल्शियम क्लोराइड का आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि कैल्शियम क्लोराइड बहुत एक महत्वपूर्ण तत्व होता है जो कई प्रकार के जो पादप हैं उनकी ग्रोथ में भी सहायक होता है, और जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उनको प्रभावी रूप से काम करवाने के लिए इस तत्व की अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो कैल्शियम क्लोराइड की आवश्यकता हमें संश्लिष्ट बीज को निर्मित करने के लिए भी इस तत्व की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद में यदि हम बात करें तो इसके बाद में हम बात करते हैं जैसे वाटर है, अन्य जो तत्व है जो सप्लीमेंट हैं, इसके अलावा वाटर है और भी जैसे इसमें जैसे फरखनली है, बीकर है आदि अन्य जो इक्विपमेंट्स हैं, जो उपकरण हैं, उन उपकरणों की हमारे को आवश्यकता पड़ेगी। तो रिक्वायरमेंट्स में एम्ब्रियो हो गया, वाटमैन फिल्टर पेपर हो गया, सोडियम एल्जिनेट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर प्रखनली और बीकर, इन सभी जो इक्विपमेंट्स है, जो आवश्यकताएं हैं, उन सभी की आवश्यकताओं की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद में हम देखते हैं इसकी विधि अर्थात मेथड कि जो सिंथेटिक जो सीड है उसका हम निर्माण कैसे करेंगे। तो मेथड ऑफ ए सिंथेटिक सीड, ये मेथड हो गया। इसके बाद में मेथड में जो प्रथम जो चरण है, प्रथम चरण में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ एम्ब्रियो, सिलेक्शन किसका करते हैं, एम्ब्रियो का चयन करते हैं। एम्ब्रियो हो चाहे वो कलिका हो, चाहे वो कोई भी पार्श्व कलिका, अन्य कोई भी जो पौधे का जो पार्ट है उसका हम चयन करते हैं। तो पहला जो चरण है ये पहला चरण है। पहले चरण में हम क्या करते हैं, स्वस्थ जो पादप है, स्वस्थ पादप से हम उसका एम्ब्रियो का चयन करते हैं अर्थात भ्रूण का चयन करते हैं। हम कलिका को भी ले सकते हैं, उसको कर्तोतक के रूप में एक्सप्लांट को भी ले सकते हैं। तो सिंथेटिक सीड का पहला जो चरण है उसमें हम किसका चयन करते हैं, एक एम्ब्रियो का, स्वस्थ एम्ब्रियो का चयन करते हैं जिसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि कोई बीज का हमारे को निर्मित करना होगा तो उससे जो उत्पन्न जो सभी जो पादप हैं, जो संततियां हैं, वो सभी क्या होगी, वो बीमार होगी और अन्य जो पौधे उत्पन्न आगे जो पीढ़ियां जो इनकी चलेगी वो सभी रोगीली होगी। इस कारण से हमें हमेशा स्वस्थ ही एम्ब्रियो को लेना होगा। दूसरा जो चरण है, दूसरे चरण में हम क्या करते हैं, जो स्वस्थ जो एम्ब्रियो है इस एम्ब्रियो को हम बेसल मीडियम पर रखते हैं। किस पर रखते हैं, बेसल मीडियम पर रखते हैं। बेसल मीडियम का हमने पहले भी अध्ययन किया था कि जो बेसल जो मीडियम होता है जिसको हम आधारिक माध्यम बोलते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर, आयोडीन व अन्य तत्व होते हैं जिनकी सहायता से जो बीज हो, चाहे पौधे हो, माइक्रो प्रोपोगेशन हो, चाहे सेल्यूलर टोटिपोटेंसी हो, कोई भी कैसा भी चाहे तकनीक हो वानस्पतिक के क्षेत्र में, तो वह सभी तकनीकें किसमें, बेसल मीडियम की सहायता से संपूर्ण की जाती है। तो इन तकनीकी जो बेसल मीडियम है उसको MS मुरासुगी स्कूप, दो वैज्ञानिकों ने इसको निर्मित किया था। तो आज हम बेसल मीडियम का इसमें यूज करते हैं। बेसल मीडियम में ही इस एम्ब्रियो को हम रखते हैं। एम्ब्रियो को रखने के पश्चात इसमें इस एम्ब्रियो को लगभग 2 या 3 दिन के लिए रखते हैं। 2-3 दिन के पश्चात ये जो होता है वो अपना क्या करेगा, इसमें थोड़ी बहुत इसमें निकाल करके, और फिर उसके बाद में जो बेसल मीडियम से जो निकाल करके, और तीसरा जो चरण है उसमें क्या करते हैं, वाटमैन फिल्टर पेपर, जो वाटमैन जो फिल्टर जो पेपर है, इस वाटमैन फिल्टर पेपर के ऊपर इसको क्या करते हैं, सुखाते हैं। ये जो एम्ब्रियो है इस एम्ब्रियो को वाटमैन फिल्टर पेपर के ऊपर सुखाया जाता है, संवर्धित माध्यम से अलग करके इसको वाटमैन फिल्टर पेपर पर सुखाया जाता है। तो दूसरा जो चरण हो गया वो इसको सुखाने का हो गया। उसके बाद में तीसरे चरण पर चलते हैं। तीसरा जो चरण होता है उस चरण की यदि हम बात करें तो तीसरे चरण की बात करें तो तीसरा चरण कौन सा होगा, तीसरा चरण होगा इसका जो सोडियम एल्जिनेट, सोडियम एल्जिनेट एक ऐसा तत्व आता है जो बीज होता है, इस बीज का जो आवरण होता है उस आवरण के ऊपर एक कठोर आवरण बना लेता है। तो इस सोडियम एल्जिनेट
के घोल के अंदर हम किसको रखेंगे, जो चयन किया हुआ जो एम्ब्रियो या जो क्रतोतक है उसको हम सोडियम एल्जिनेट के घोल में लगभग 4 घंटे के लिए इसको रखते हैं। 4 घंटे पश्चात इस सोडियम एल्जिनेट से हम एम्ब्रियो को बाहर निकाल लेते हैं और एम्ब्रियो को बाहर निकालने के पश्चात इसको फिर पुनः हम थोड़े या 1 या 1.5 घंटे के लिए इसको सुखाया जाता है, ताकि जो सोडियम एल्जिनेट है उसकी एक परत इसके ऊपर बन जाए, जिसके कारण से ये अपना काम कर सके। तो सोडियम एल्जिनेट की परत बनाने के लिए इसको सोडियम एल्जिनेट के अंदर कुछ समय के लिए अर्थात 4 घंटे के लिए इसको रखा जाता है। चौथा जो चरण है, चौथे चरण में हम क्या करते हैं, सोडियम एल्जिनेट युक्त जो बीज है या जो एम्ब्रियो है उस एम्ब्रियो को हम कैल्शियम क्लोराइड, एक तत्व आता है, रासायनिक तत्व है कैल्शियम क्लोराइड, उस कैल्शियम क्लोराइड के अंदर, इस घोल के अंदर इसको हम रखते हैं। कैल्शियम क्लोराइड के अंदर, इस घोल के अंदर हम इसको जो एम्ब्रियो है उसको हम रखते हैं। इसका रखने का जो समय है लगभग 4 से 8 घंटे तक रखते हैं। इसको 4 से 8 घंटे तक रखने के पश्चात ये जो बीज है अर्थात जो एम्ब्रियो है वो जेल का एक मनका तैयार हो जाता है। जेल का मनका जिस पर आवरण एक कठोर क्या आ जाता है, आवरण हो जाता है। तो चौथे चरण में हमने देखा कि हम इसको चौथे चरण में कैल्शियम क्लोराइड के घोल के अंदर इसको 4 से 8 घंटे के लिए रखा है। अब इसका अंतिम जो चरण है, 5वां चरण, अंतिम चरण है, उसका हो गया प्रिपरेशन ऑफ द सिंथेटिक सीड, अर्थात जो प्रोडक्शन हो गया इसका, अर्थात उत्पादन हो गया। तो ये इस प्रकार किसका उत्पादन हो गया, सिंथेटिक सीड का उत्पादन हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि जो सिंथेटिक जो सीड होता है वो टोटल कितने चरणों में पूर्ण होता है, 5 चरणों में पूर्ण होता है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक एम्ब्रियो का चयन कर लिया पहले चरण में, स्वस्थ निरोगी पौधे से एक स्वस्थ जो पार्श्व कलिका है या इसको एम्ब्रियो को ले लिया। उसके बाद में इसको संवर्धी जो बेसल जो मीडियम था उससे निकाल करके इसको वाटमैन फिल्टर पेपर पर इसको सुखा लिया। सुखाने के पश्चात इसको पुनः बाहर निकाला और सोडियम जो एल्जिनेट जो तत्व है, रासायनिक तत्व, इसके अंदर लगभग 4 घंटे के लिए इसको रखा। उसके पश्चात पुनः इसे निकाल करके सुखाया गया और कैल्शियम क्लोराइड का जो घोल है उसके अंदर इसको लगभग 7 या 8 घंटे के लिए रखा गया और उसके पश्चात इसको निकाल करके और हमें इसे सुखाया गया और सुखाने के पश्चात हमारे को 5वें चरण में क्या प्राप्त हो जाता है, सिंथेटिक सीड, अर्थात संश्लिष्ट बीज तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार ये संश्लिष्ट बीज तैयार होता है। संश्लिष्ट बीज की जो प्रोसेस है संपूर्ण हमने बता दी है। इसके बाद में हम बात करते हैं संश्लिष्ट बीज की लाभ व हानियाँ, मेरिट्स और डीमेरिट्स की। संश्लिष्ट बीज तो हमने तैयार कर लिया, परंतु इस संश्लिष्ट बीज से क्या लाभ हैं और क्या इसकी हानियां हैं। तो सबसे पहले हम यदि बात करें संश्लिष्ट बीज के लाभ की, तो पहला जो लाभ होगा वो क्या होगा, स्वस्थ एवं निरोगी पौधे प्राप्त होंगे। स्वस्थ एवं निरोगी पौधे प्राप्त होंगे। कौन से पौधे प्राप्त होंगे, संश्लिष्ट बीज से उत्पन्न जो पादप हैं वो क्या होंगे, स्वस्थ होंगे और निरोगी पौधे प्राप्त होंगे, क्योंकि ये एक कृत्रिम रूप से बनाया गया बीज है। इसमें प्राकृतिक रूप से कोई भी खरपतवार है, कोई भी अन्य जो रासायनिक तत्व है, जो हानिकारक जो तत्व है वो इसमें हमारे को प्राप्त नहीं होते हैं। तो पहला लाभ हो गया, स्वस्थ निरोगी हमारे को क्या प्राप्त होते हैं, पौधे प्राप्त होते हैं। दूसरा जो लाभ है, ये जो तकनीकी रूप से जो इसमें क्या है, कम लागत, लागत तो क्या है इसमें कम है और इसमें मुनाफा क्या है, अधिक है। तो मुनाफा अधिक और लागत कम है, अर्थात किसानों के लिए ये जो तकनीक है ये सर्वश्रेष्ठ तकनीक मानी जाती है। तीसरा जो लाभ है वो क्या है, खाद उर्वरक की इसमें आवश्यकता नहीं होती। खाद उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें खाद उर्वरक की आवश्यकता इसलिए नहीं होती क्योंकि हमने इसको सोडियम एल्जिनेट और कैल्शियम क्लोराइड तत्व से पहले इसको अभिरंजित कर दिया। इसलिए इस पर एक
आवरण आ गया, आवरण के कारण जो भी हानिकारक जो कीट पतंगे और जो भी हानि पहुंचाने वाले जो जीवाणु है वो इसको क्षति नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि हमने इसको पहले ही ओवरलेपित कर दिया, तो वो इस पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पहुंचाएंगे। उसके बाद में यदि हम लास्ट जो लाभ की बात करें तो ये क्या है, तकनीकी रूप से भी ये विधि जो है वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। तकनीकी रूप से भी सर्वश्रेष्ठ है। ये तो हो गए इसके लाभ। इसके बाद में हम कुछ हानियों की भी बात करते हैं। तो हानियों की बात करें तो हम जानते हैं कोई भी हमारे साइंस में यदि कोई तकनीक आती है तो उसमें कहीं ना कहीं लाभ ही लाभ नहीं होते, उसमें कुछ हानियां भी होती है। तो पहली जो हानि है वो ये है कि इसमें किसानों की अनभिज्ञता, अर्थात किसान जो है ज़्यादातर यदि हम बात करें कि हमारा जो कृषि प्रधान जो भारत देश है, उस कृषि प्रधान भारत देश में अधिकांश जो किसान है वो बहुत ही कम पढ़े लिखे होने के कारण ऐसे साइंस और तकनीकी जो जानकारियां हैं वो नहीं ले पाते हैं। चाहे उसमें कई कारण हैं, उनके कारण ये जो किसान हैं उनकी अनभिज्ञता के कारण ये तकनीक इनके लिए सुलभ नहीं मानी जाती है। दूसरा जो है वो ये है कि अभी ये जो तकनीक है वो क्या है, एक नई तकनीक है, अर्थात जो कोई भी किसान है या जो कोई भी जो विद्यार्थी इस पर अध्ययन कर रहे हैं तो वो सहज स्वभाव से इस जो तकनीक है इसको एक सुचारू रूप से इसको सही तरीके से उतार नहीं पा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि ये जो तकनीक है वो क्या है, ये तकनीक क्या है, एक नई है। कोई भी नई वस्तु या कोई नई तकनीक आती है तो उस नई तकनीक को बाजार में लाने के लिए या प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए उससे कुछ समय लगता है। तो तकनीक नई होने के कारण ये अभी सहज नहीं हो पा रही है। लास्ट जो हानि है ये है कि ये सभी पादपों के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सभी पादपों के लिए नहीं है ये, क्योंकि कई प्रकार के जो पादप हैं जैसे एक बीजपत्री पादप हैं या कोई द्विबीजपत्री पादप हैं जिनमें बीज ही नहीं पाए जाते। अब जिन पौधों में बीज नहीं पाए जाते उनके लिए मान लीजिए ये सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, परंतु कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके बीज अत्यधिक मोटे होते हैं और जिनमें हम कायिक प्रवर्धन नहीं कर सकते, अर्थात वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो उन पौधों के लिए ये कहीं ना कहीं हानिकारक है, क्योंकि इन पौधों के लिए सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती और सही तरीके से ये तकनीक नहीं चल पाती। तो इस प्रकार आज हमने रासायनिक जो सिंथेटिक जो सीड है उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। अगले कालांश में हम एक नया वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।